पिछले 35 सालों से सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल। नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी आपको याद होगा, चल ही रहा होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया किस तरीके से शांति पर समझौता हो रहा है गजा और इजराइल के बीच में, लेकिन उधर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। यूक्रेन क्या वाकई अब इस युद्ध को जीत सकता है? क्या उसमें ज़रा सी भी कोई आशा बची है उनके लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शाही साहब, हमने एक बार पहले बात की थी जब यूक्रेन और रशिया युद्ध पे, तो आपने बताया था कैसे फ्रांस कह रहा है अपने को सोल्जर्स भेजेगा, ब्रिटेन ने भी कहा है को सोल्जर्स भेजेगा। क्या वो सोल्जर्स भेजे गए और अभी किस स्थिति में है युद्ध? क्या अब यूक्रेन के पास कोई आशा की किरण है या फिर अब? देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जब अवदीवका पे रशिया का कब्जा हुआ तो हमने कहा था कि अवदीवका जो है वो बड़ा फोर्टिफिकेशन जो है ईस्ट में लास्ट अवदीवका है। उसके बाद वहाँ से जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूक्रेन की है, जिसमें कर्माट्रॉक, स्लेविंस्क, ये सारे शहर हैं, उसके दरमियान में कुछ बड़ा नहीं है। तो यानी अगर ये शहर गिरता है तो इसके बाद एक, जिसको कहते हैं हम कि एक रन होगा, मिलेगा रशियन आर्मी को। और वही देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने से। बेसिकली ईस्टर्न यूक्रेन की पूरी डिफेंस लाइन जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। ईस्टर्न यूक्रेन में जो नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ जो अवदीवका के अराउंड है, वहाँ भी रशियन आर्मी एक दिन में 2-2, 2.5 किलोमीटर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। सेंट्रल यूक्रेन का जो एरिया है, वहाँ पे भी आर्टिमोविस्क के पास वेस्ट के तरफ जो है बहुत तेज़ी से कब्जा कर रहे हैं। जो साउथ का एरिया है, जो चसोव यार और इसके आसपास का इलाका है, वहाँ भी बहुत तेज़ी से रशियन आर्मी बढ़ रही है। इनफैक्ट चसोव यार जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट नोडल सेंटर है। नोडल सेंटर से मुराद ये है कि कई मिलिट्री सप्लाई के जो रास्ते हैं वहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इस कारण से अगर आपने वहाँ कब्जा कर लिया तो जो फर्दर इलाके हैं वहाँ आपने कब्जा नहीं भी किया तो चूंकि मिलिट्री सप्लाई वहाँ नहीं जा सकती, तो उन सोल्जर्स को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो चसोव यार को बचाने के लिए यूक्रेन ने बाकी फ्रंट से सारे सोल्जर्स बुला के चसोव यार के अराउंड लगा दिए हैं रशियन आर्मी को रोकने के लिए। उससे क्या हुआ कि चसोव यार में तो रशियन अप्रोच है वो थोड़ा स्लो हो गया, रुका नहीं है, लेकिन जहाँ से आपने सोल्जर्स विड्रॉ किए थे इसको टाइड को रोकने के लिए, उन जगहों पे रशियन आर्मी का कंप्लीट कब्जा हो गया है। तो अब इससे खलबली जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में मच गई, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जस्ट $61 बिलियन अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को नए पैकेज में। अब उनको ये लग रहा है कि ये पैकेज और ये टैंक्स और ये काम कब आएंगे, अगर तब तक जब तक ये वहाँ पे पहुँचे और ये सारा कब्जा ही हो जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या है, यानी ये जो सप्लाई हम कर रहे हैं। तो इसलिए डिफरेंट जगह से, कभी अब फ्रांस पे हमने एपिसोड किया, फ्रांस ने कहा हम सोल्जर्स भेज देंगे, कभी पोलैंड कहता है कि हम सोल्जर्स भेज देंगे, जबकि पोलैंड के कई एक हज़ार, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स पुलिस मर्सिनरी ऑलरेडी लड़ रहे हैं सोल्जर्स मर्सिनरी के नाम पे, यानी रिज़ाइन करते हैं आर्मी से और मर्सिनरी बन के ऑलरेडी वो लड़ रहे हैं और मारे जा चुके हैं। कई, मतलब 4000 से ऊपर पुलिस मर्सिनरी जो हैं वो वहाँ मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि हमने लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई किया है यूक्रेन को, तो यूक्रेन उसको रशिया, यानी रशिया प्रॉपर को स्ट्राइक करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये इस तरह की वो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं ना वेदर बलून है, वो टेस्ट करते हैं कि ये क्या असर क्या होगा। तो ये जो इनकी ख्वाहिश थी कि इसका कुछ असर हो जाए, वो असर हो गया है। वो असर ये हुआ है कि 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने एम्बेसडर को कॉल किया है फ्रांस के और ब्रिटेन के, और उनको क्रेमलिन में बुला के, जिसको हम डेमार्श कहते हैं, डेमार्श दिया और उनको ये कहा है कि अगर ये वेपन्स, आपके लॉन्ग रेंज वेपन्स ब्रिटेन के रशिया के मेन उसको यानी मेनलैंड को हमला करने में यूज हुआ, तो जो आपके ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं यूक्रेन के अंदर, यानी उनके एडवाइजर्स जहाँ होते हैं, आपको पता ही ये नेटो के एडवाइजर्स हैं, हाँ। आपके एडवाइजर्स, आपके ठिकाने कहीं भी दुनिया में सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये डायरेक्ट थ्रेट पहली बार दिया गया। अच्छा, अगर नेटो, मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर 5 करके नेटो में एक चीज़ है, वो चैप्टर 5 ये कहता है कि नाटो के किसी एक मेंबर पे हमला हुआ तो नाटो पे हमला माना जाएगा। लेकिन चैप्टर 5 तभी इम्प्लीमेंट होगा जब
नेटो के तत्वावधान में उस मेंबर के ऊपर हमला हुआ है। अगर मेंबर यूनिलेटरल डिसीजन लेता है, ब्रिटेन यूनिलेटरल डिसीजन लेके रसिया पे हमला करता है और रसिया वापस रिटेलिएट करता है, तो चैप्टर 5 उसमें आप इन्वोक नहीं कर सकते हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि उसी के बाद एक क्रेमलिन से जो यानी मिसिव जो जारी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि रसियन सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपको पता है इंडिया में कोर्स होते हैं, वहाँ पर भी बड़े मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ हमारे यहाँ कमांड्स हैं, वहाँ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। ये जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, यही वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है जो रसिया का, जो यूक्रेन में लड़ रहा है। मैं और भी हैं, पर सबसे बड़ा ये है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्सरसाइज पहली बार कर रही है। कई सालों से ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं। मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दूं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन में क्या फ़र्क है। दोनों परमाणु बम जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो है उसकी यील्ड बड़ी होती है, वो किलो टन्स में यील्ड होता है, वो शहर के शहर, गांव के गांव, पूरा सूबा जो है वो उड़ा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 5 किलो से 50 किलो का होता है, यानी उसकी जिसको पेलोड कहते हैं वो छोटा होता है, यील्ड उसका छोटा होता है। उसको यूज़ किया जाता है, अभी तक यूज हुआ नहीं कहीं, लेकिन उसका यूज कर सकते हैं जो आपके बड़े लॉजिस्टिक हब्स है, जो आपका बड़ा कमांड सेंटर है, इस जगह इस तरह के चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सप्लाई सेंटर, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब, फायरिंग पॉइंट जो बड़े हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये पूरे शहर को तबाह नहीं करता, आधा शहर या क्वार्टर शहर, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना यील्ड दिया है, उसको तबाह करता है। अब हम रूस पहली बार कह रहा है कि उसके विमान जो हैं वो एक्सरसाइज करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने की। अब ऐसा उसके पास क्या बहाना है? बहाना ये है कि आपने F-16 विमान जो हैं आपने यूक्रेन को दे दिए हैं। रसिया का कहना है कि अगर F-16 विमान यूक्रेन के किसी भी हवाई पट्टी से उड़ता है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन लेके उड़ रहा है। ठीक है, ये बहाना है, लेकिन चूंकि ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन में इस तरह के बहाने यूज होते हैं तो उसको रसिया ने यूज किया है। अब वो कह रहे हैं कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का, यानी आपको पहले करना होगा ना, युद्धाभ्यास करना होगा, वो युद्धाभ्यास उसका कर रहे हैं। स्कंदर मिसाइल और किंजाल मिसाइल जो दो उनके मिसाइल्स हैं, उस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का पेलोड लगा के उसका एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। और टुपलोव उनके बॉम्बर्स जो हैं, सुखोई और मिग, ये सारे कैपेबल हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने के लिए। तो ये मैं आपको दर्शकों को बता दूं, ये कोई मजाक नहीं है। पहली बार हम लोग एक न्यूक्लियर एक्सचेंज के इतने करीब आ गए हैं यूक्रेन में। अभी तक न्यूक्लियर एक्सचेंज के करीब नहीं आए थे, अभी तक सिर्फ लंतरानी होती थी, बातें हो रही थी। पर ये एक्सरसाइज, यानी जो थ्रेट वेस्ट से आया है और उस थ्रेट के बदले में जो काउंटर एक्सरसाइज रशिया कर रहा है, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम न्यूक्लियर एक्सचेंज के करीब होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और यहाँ से सिचुएशन एक्सकेलेट कर सकता है, मतलब इससे बुरा हो सकता है और इससे बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। इस पर अभी क्या रिएक्शन दिया है? नेटो ने कुछ रिएक्शन दिया है? जो रशिया का ये पुतिन ने बोला है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, तो अभी क्या नेटो से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से कोई रिएक्शन आया है इस पर? देखिए, रिएक्शन तो वही न्यूक्लियर थ्रेट, वो बार बार पहले भी कहते हैं कि रसिया न्यूक्लियर थ्रेट देता है, रसिया एडिशनल एक्टर है। लेकिन इस पे रिएक्शन क्या आएगा, ये इस पे पता चलेगा कि उन्होंने सैनिक भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। अच्छा, एक मैं और भी बात बता दूं, ये जो सैनिक भेजने वाली बात है नाटो की ना, ये भी सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। जिस 10 लाख की सेना, यूक्रेन की सेना जो है वो काम नहीं आई, वहाँ आप 5,000, 7,000, 11,000, 12,000 सोल्जर्स सारा कंट्री मिला के आप 1 लाख भेज के आप क्या कर लेंगे? लेकिन 2 साल से तो लड़ ही रहे हैं ना वो। नहीं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो देखिए कि आपकी पॉपुलेशन को डिसिमेट कर दिया गया। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूक्रेनियन आर्मी अपने कैडेट्स को बुला रही है, यानी यंग लड़के जो अब उनके मिलिट्री कॉलेज में घुस रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग अभी हुई भी नहीं, जिसको हम रंगरूट कहते हैं, उनको बुलाया जा रहा है लड़ने के लिए। तो आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी वाली जो पॉपुलेशन थी उसको ऑलरेडी डिसिमेट कर दिया गया है। और लड़ तो यूरोपियंस मर्सनरी के रूप में रहे ही हज़ारों हज़ार की तादाद में, उसमें आपने 50,000 इंक्रीज़ कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक रेड लाइन जो थी, वो रेड लाइन चूंकि क्रॉस हो गई है, तो पहली बार अभी ऐसा लग रहा है कि पुतिन उस रेड लाइन को रीइम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं इस धमकियों से। क्या असर होता है आगे, कुछ इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी हम अपने दर्शकों के लिए लेके आएंगे फिर अगले एपिसोड में कभी। रशिया का भी कितना डैमेज हुआ है? रशिया में अटैक भी हुआ, उसके बाद रशियन सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो ज़्यादा उनकी संख्या है, लेकिन रशियन सोल्जर्स भी अच्छी खासी तादाद में मारे गए हैं। इसका कुछ नंबर सामने आया है?
BBC एक लोकल रशियन लिबरल न्यूज़पेपर के साथ कोलैबोरेट करके वो एक डेटा निकालती है, जिससे वो बेसिकली क्या करती है कि अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी में जो मरे हुए सोल्जर्स के लिए की जो वो निकलती हैं, जिसमें आप लास्ट राइट्स के जो इन्फॉर्मेशन निकलते हैं उसको इकट्ठा करती है, कोलेट करती है और उससे वो नंबर्स बनाती है, और उनके नंबर्स अभी लाख से ऊपर नहीं गए हैं तो लगभग कैजुअलिटी। ये दिस इंक्लूड्स पीपल हु हैव बीन किल्ड, पीपल हु आर मेम्ड, पीपल हु आर वुंडेड। मतलब 80-90 हजार तो जरूर मरे रशियन होंगे। के, तो रशिया के भी मरे हैं। आराम से, और क्योंकि वो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, उनके पास भी ऐसे बहुत लोग हैं जो रशियन नहीं हैं, वो भी मारे गए हैं। लेकिन रशिया की पॉपुलेशन और यूक्रेन की पॉपुलेशन, इंडियंस को ही ले जाके लड़ा रहे हैं वहाँ हाँ, पे। पीएमसी में इंडियंस भी गए शामिल हो, इनको लगा कि वो वीडियो गेम है, ये भी शामिल होके गए वहाँ लड़ने के लिए, मारे भी गए काफ़ी। मारे गए हैं हाँ Indians हाँ भी। हाँ, इंडियंस में मारे गए। तो आप देखिए ये सब कुछ काफ़ी चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। रशिया ने धमकी दे दी है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अगर फ्रांस, ब्रिटेन या नेटो का कोई भी देश मिसाइल्स या रशियन सॉइल में जाकर के कोई भी अटैक करेगा। यानी रशिया को अगर ये लगेगा कि उसकी अपनी जो स्थिति है, यानी उसका अपना सिक्योरिटी है, स्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल कर रहा है, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने से मुकरे, मतलब उससे गुरेज नहीं करेगा। तो बहुत दिलचस्प है, काफ़ी कुछ हो रहा है देश के बाहर भी। देश में चुनाव है लेकिन देश के बाहर भी काफ़ी कुछ हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम चुनाव के बीच में, इलेक्शन कवरेज के बीच में द रेड माइक दुनिया आपके लिए ज़रूर लेकर के आते हैं, क्योंकि अपने देश में तो हो रहा है वो हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विदेश में, देश के बाहर भी क्या हो रहा है उसको भी जानना ज़रूरी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर अपने परामर्श दें हमें। अगर आपको हमारा द रेड माइक दुनिया पसंद आ रहा है तो हमें बताइए कि और किस विषय में, वैश्विक विषय में आप जानना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।